आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की बुक, हिंदी साहित्य की आलोक। इसका पाठ 2 रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के कालखंड में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी अनुपम महिला थी जिसका जीवन आचरण व कौशल संपूर्ण समाज की प्रेरणा का स्रोत है। प्रतिभा, पुरुषार्थ व प्रखर राष्ट्रभक्ति में वह विश्व का अद्वितीय उदाहरण है। नाम तो इनका लक्ष्मी था, अतः गुण, धर्म व धन संपत्ति की भंडार मानी जानी चाहिए, परंतु इन्होंने अपने व्यवहार से प्रकट कर दिया था कि इनमें असीम साहस था। कोमल कलाइयों में चूड़ियाँ तो धारण करती थी, परंतु घोड़े पर सवार होकर करतब करते समय तलवार हाथ में लेकर जो पराक्रम करती थी, तो जन जन के जीवन में उत्साह की तरंगें दौड़ उठती थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री मोरोपंत तांबे व मां का नाम भागीरथी था। बचपन में इस बालिका का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु स्नेह से लोग इन्हें मनुबाई कहकर पुकारते थे। 4 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहावसान हो गया। पिता पर ही उनके पालन पोषण का भार आ गया। उसी कालखंड में मोरोपंत तांबे अपने परिवार को लेकर काशी छोड़कर ब्रह्मवर्त बिठूर कानपुर में पहुंच गए। बाजीराव के आश्रय में रहने लगे। वहां उन्हें छबीली कहकर पुकारा जाने लगा। बचपन से ही छबीली का नाम का नाना साहब पेशवा के साथ अत्यंत आत्मीयतापूर्ण व पवित्रता युक्त संबंध था। वहीं पर तात्या टोपे से भी उनका संपर्क बन गया। नाना साहब के साथ साथ ही छबीली के पराक्रम का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर अभ्यास करते थे एवं शस्त्र चलाना सीखते। छबीली का अभ्यास इतना उत्तम था कि उसका कौशल नाना साहब पेशवा से अच्छा होने लगा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगी, पिता के मन में उसके विवाह करने का भाव आया। उन दिनों विवाह अल्पायु में ही होता था। सन 1842 में छबीली का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हो गया। उसी समय वह झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। दरबार में वह जनप्रिय बन गई। उनके जीवन में समाज हित के भाव के कारण जन जन में उनके प्रति भक्ति पनप उठी। महिला सेविकाओं व सहयोगियों से इनके अत्यंत आत्मीयतापूर्ण संबंध थे, अतः उनकी भी शास्त्रार्थ चलाने का अभ्यास करवाया जाने लगा। कुछ दिनों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु शैशव में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप महाराजा गंगाधर राव के मन में असीम वेदना पैदा हो गई। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वे भी 21 नवंबर 1853 को दिवंगत हो गए। इनके आकस्मिक निधन के बाद महारानी ने एक बच्चे दामोदर को गोद लिया। पति के दिवंगत होने पर उन्होंने राज्य का दायित्व संभाल लिया। अपने आभूषण उतारकर पुरुष वेश में उन्होंने दरबार में जाना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रजा के कष्टों व समाज की समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त करके उनका निदान करती थी। इस घटना के उपरांत अंग्रेजी शासकों ने षड्यंत्र पूर्वक रानी लक्ष्मीबाई को न तो झांसी का अधिपति स्वीकार किया, न उसके दत्तक पुत्र दामोदर को उनकी संतान के रूप में स्वीकार किया। भारतीय परंपरा के अनुसार दामोदर ही भावी राजा था, परंतु उसकी आयु अत्यंत कम होने के कारण उसकी मां ही सत्ता का दायित्व संभाल रही थी। अंग्रेजी शासकों ने इसी श्रेणी के उन अनेक लोगों की मान्यता स्वीकार की थी जो अंग्रेजी सत्ता के सहयोगी व समर्थक थे, परंतु महारानी झांसी व नाना साहब पेशवा के साथ यह व्यवहार नहीं किया गया। अंग्रेज़ों का यह व्यवहार रानी को बहुत बुरा लगा। अंग्रेजी
शासकों की सूचना व निर्देश पाकर लक्ष्मीबाई क्रोधित हुई और बोल उठी, क्या मैं झांसी छोड़ दूंगी? जिनमें साहस हो वे आगे आएं। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। 16 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने रानी का राज्य हड़प लिया। रानी लक्ष्मीबाई के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर असंतोष व घृणा पनप गई। तात्या टोपे ने आकर उन्हें स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का सुझाव दिया। उन्होंने क्रांति का दायित्व संभाल लिया, अंग्रेजों को मार भगाया, झांसी पर पुनः सत्ता स्थापित कर ली। क्रांतिकारियों ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों को इस तरह पराजित किया कि सागर, नौगांव, बांद्रा, बंदपुर, शाहगढ़ तथा करवी में अंग्रेजी सत्ता का कोई प्रभाव नहीं बचा था। रानी की सर्वत्र जय जयकार हो रही थी। विंध्याचल से यमुना तक के क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे। हिंदू, मुसलमान, सैनिक, पुलिस, राजा, किसान व बहुत सी महिलाएं व निर्धन लोग भी संघर्षरत थे। सभी का लक्ष्य स्वाधीनता था। 1858 के प्रारंभ में अंग्रेजों ने हिमालय की समस्त भूमि को क्रांतिकारियों से छीनकर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए योजना बनाई। अंग्रेजों की ओर से यमुना व विंध्याचल तक के क्षेत्र को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने का दायित्व सर ह्यूरोज को सौंपा गया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित तथा बहुत सी तोपों के साथ वह निकल पड़ा। उसकी सहायता के लिए हैदराबाद, भोपाल व कई राज्यों के सैनिक मिल गए। सर ह्यूरोज महू से चलकर झांसी होते हुए कालपी पहुंचने का निश्चय कर चुका था। उसने 6 जनवरी 1858 को रायगढ़ के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारियों द्वारा बनाए गए बंदियों को मुक्त करवा लिया। उसके बाद 10 मार्च को वह दानपुर पहुंचा और चंदेरी के सुप्रसिद्ध दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वह आगे बढ़ता गया। उसने 20 मार्च को झांसी से 14 मील दूर पड़ाव डाल दिया। झांसी के पास शत्रु की सेना के आगमन का समाचार पाते ही रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत आक्रोशित हो उठी। रानी ने प्रबल संघर्ष की ठान ली। रानी के साथ ही बानपुर के राजा मर्दान सिंह, शाहगढ़ के नेता बहादुर ठाकुर, बुंदेलखंड के सरदार भी क्रुद्ध हो उठे। सभी ने निर्णय लिया कि देश के सम्मान के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया जाए। कठिनाई केवल यही थी कि सैनिकों में वीरता तो थी, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें कौशल व अनुशासन का अभाव था। रानी ने तोपों की व्यवस्था की, उनके लिए कुशल संचालक जुटाए। महिलाओं ने हथियार लिए तो पुरुषों ने तोपें उठाई। 25 मार्च को युद्ध प्रारंभ हो गया। पहरेदारों द्वारा गोलियां दागी जाने लगी, तोपें गरजने लगी। 26 मार्च को अंग्रेजों ने दक्षिणी द्वार का तोपखाना बंद करवा दिया। पश्चिमी द्वार के तोपखाने के गोलंदाज ने चारों ओर प्रहार शुरू कर दिया। उसने अंग्रेजी तोपखाने को उड़ा दिया। अंग्रेजी तोपखाना बंद हो गया। 5-6 दिन बाद भयंकर युद्ध हुआ। रानी के तोपखाने ने अंग्रेजों को काफ़ी हानि पहुंचाई। 7वें दिन अंग्रेजों ने तोपें चलाकर दीवार गिरा दी, परंतु क्रांतिकारियों ने रातों रात उसे पुनः खड़ा कर दिया। 8वें दिन अंग्रेजी सेना शंकर दुर्ग की ओर बढ़ी। दुर्ग के भीतर गोले बरसाना शुरू कर दिया। कुछ लोग हताहत हुए। क्रांतिकारियों ने पुनः पुरुषार्थ का परिचय देते हुए अंग्रेजों की तोपों को शांत कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई इन सब की देखरेख कर रही थी तथा सैनिकों को प्रोत्साहन व दिशा निर्देश दे रही थी। उसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज 31 मार्च तक दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। लक्ष्मीबाई का संदेश पाते ही तात्या टोपे ने उनकी सहायता करने झांसी आ गए और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ ले अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों तथा तात्या टोपे के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने तात्या टोपे के सैनिक डगमगाने लगे। वे भाग खड़े हुए। उनकी तोपें अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तात्या टोपे के 2200 में से 1400 सैनिक मारे गए
तात्या टोपे की पराजय पर रानी ने झांसी के नागरिकों को निराश न होकर हौसला रखने का आह्वान करते हुए कहा कि हम लोग दूसरों पर निर्भर न रहे, अपने पराक्रम व वीरता का परिचय देने के काम में जुट जाएं। 3 अप्रैल को अंग्रेज़ों का झांसी पर अंतिम आक्रमण हुआ। उन्होंने मुख्य द्वार से प्रवेश किया। हर कोने से गोलियां चलने लगी। सीढ़ियां लगाकर अंग्रेज़ों ने दुर्ग पर चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया, परंतु सफलता पाना इतना सरल न था। आगे बढ़ने वाले अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया जाता। रानी लक्ष्मीबाई तथा उसके वीर सैनिकों के सामने अंग्रेज़ों का वार नहीं चला। अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज़ सैनिक जान बचाकर भागे। मुख्य द्वार पर तो यह स्थिति थी, परंतु दक्षिणी द्वार पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। वे दुर्ग के भीतर घुस गए। राजप्रासाद में घुसकर उन्होंने रक्षकों की हत्या की, रुपए लूटे और भवनों को ध्वस्त कर डाला। इससे झांसी का पतन होने लगा। यह स्थिति देखकर लक्ष्मीबाई ने 1500 सैनिकों को लेकर दुर्ग की ओर कूच किया तथा अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी। अनेक अंग्रेज़ मारे गए। शेष नगर की ओर भागने लगे, परंतु वहां से छिप छिप कर गोलियां चलाने लगे। अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए झांसी के अनेक वीरों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। अंग्रेज़ों ने सैनिकों के साथ आम नागरिकों पर भी वार करना शुरू कर दिया, जिससे नगर में हाहाकार मच गया। यह देखकर लक्ष्मीबाई परेशान हो गई। अपनी व्यथा प्रकट करते हुए वह स्वयं अपना बलिदान करने को तैयार हो गई, परंतु झांसी के स्वामी भक्त सरदार ने उससे कहा, हे महारानी, अब आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, अतः रात्रि को शत्रु का घेरा तोड़कर आप बाहर निकल जाएं, यह अत्यावश्यक है। रानी ने रात्रि में झांसी छोड़ने का संकल्प ले लिया। चुनिंदा विश्वस्त अश्वारोही सैनिकों के साथ रानी ने पुरुष वेश धारण कर दुर्ग से प्रस्थान किया। रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर रेशम के कपड़े से बांधकर हाथों में शस्त्र उठाया। रानी का बदन लोहा कवच से ढका हुआ था। द्वार पर खड़े अंग्रेज संतरी ने उनसे परिचय पूछा। रानी ने तपाक से उत्तर दिया, तेहरी की सेना सर ह्यूरोज की सहायता के लिए जा रही है। संतरी उन्हें पहचान न सका। उसे चकमा देकर रानी दुर्ग से बाहर निकल गई। वो कालपी के मार्ग पर चल पड़ी। रास्ते में बोकर नामक एक अंग्रेज अधिकारी मिल गया। रानी ने उसे तलवार से घायल कर दिया। वे अश्वारोहियों ने अंग्रेज सैनिकों पर इतना घातक आक्रमण किया कि वे भाग खड़े हुए। 2 दिन बाद वे कालपी पहुंची। 102 मील की यात्रा करनी पड़ी। वहां पहुंचते ही रानी का घोड़ा धराशायी हो गया। उसका जीवन समाप्त होते ही एक समस्या खड़ी हो गई। उन्हें उत्तम स्वामी भक्त घोड़ा चाहिए था। अंग्रेज़ों को रानी के दुर्ग छोड़कर जाने का आभास हो गया था, अतः अंग्रेजी सेना ने वाटलॉग के नेतृत्व में कालपी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने राव साहब, तात्या टोपे तथा बांद्रा, शाहगढ़ व दानपुर के राजाओं के सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेज़ों का सामना करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इन विविध राज्यों के सैनिकों में पारस्परिक समन्वय व अनुशासन का अभाव था, जिसके कारण अंग्रेज़ों के सामने वे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। रानी को कालपी से ग्वालियर की ओर जाना पड़ा। क्रांतिकारियों ने ग्वालियर की जनता को भी रानी की सहायता के लिए प्रेरित किया था। जनता अंग्रेज़ों को सामने देखकर अपनी सेना के साथ उन पर टूट पड़ी। इस प्रबल आक्रमण से अंग्रेजी सेना बौखला गई। अनेक अंग्रेज सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। परिस्थिति क्रांतिकारियों के पक्ष में बनती देख अंग्रेजी कमांडर स्मिथ को पीछे हटना पड़ा, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। दूसरे दिन कमांडर स्मिथ ने अधिक सेना लेकर पुनः चढ़ाई कर दी। रानी ने अपने शिविर से बाहर निकलकर पूरे साहस के साथ अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अचानक किए गए इस आक्रमण में क्रांतिकारियों के अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए।
सैनिक संख्या कम हो जाने के कारण रानी समस्या में पड़ गई। अंग्रेजी सेना की विजय हुई। विजयी अंग्रेजी सेना चारों ओर से एकत्रित होकर घेरा डालने में जुटी थी। एक अंग्रेज सैनिक ने रानी की एक सहायक दासी को गोली मार दी। रानी ने मुड़कर उस अंग्रेज सैनिक को अपनी गोली का निशाना बनाते हुए वहीं ढेर कर दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई तेजी से आगे बढ़ चली, परंतु वह जिस घोड़े का उपयोग कर रही थी वह इतना कुशल व सक्षम नहीं था। आगे बढ़ने पर एक नाला आ गया। महारानी की प्राण रक्षा इसी पर निर्भर थी कि घोड़ा छलांग मारकर नाला पार कर जाए, परंतु वह उसका अपना प्रशिक्षित घोड़ा नहीं था। उसने छलांग नहीं लगाई। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ अंग्रेज सैनिकों ने रानी को घेर लिया। सोन रेखा नामक इस नाले पर चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घिरी हुई अकेली रानी भूखी शेरनी की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी। तलवारों से तलवारें बजने लगी। रानी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों का सामना किया, परंतु एक अंग्रेज सैनिक ने मौका पाकर पीछे से रानी के मस्तक पर प्रहार कर डाला। महारानी घायल हो गई, परंतु प्रहार करने वाले अंग्रेज को उसने अपनी तलवार से ढेर कर दिया। उसी समय दूसरे अंग्रेज सैनिकों ने उन पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। अचेत महारानी को अंग्रेजों के हाथों बंदी बनने से बचाने के लिए उनके विश्वास पात्र सेवक रामचंद्र राव देशमुख एवं रघुनाथ सिंह ने उनको उठाकर पास में बनी बाबा गंगादास की झोपड़ी में पहुंचा दिया। इस महान क्रांतिकारी व प्रखर देशभक्त रानी को ऐसी स्थिति में देखकर बाबा गंगादास भाव विह्वल हो गए। उन्होंने रानी का आवश्यक प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें पानी पिलाया तथा एक सैया पर लिटा दिया, लेकिन होनहार बलवान हैं, बाबा रानी को बचा नहीं पाए। रानी लक्ष्मीबाई ने संसार त्याग दिया। भक्ति की नजाकत को देखते हुए बाबा एवं क्रांतिकारियों ने सूझबूझ से काम लिया। अंग्रेजों की नज़र से बचते हुए बाबा गंगादास ने घास फूस की चिता बनाकर अपनी झोपड़ी के पास ही उस दुर्गा स्वरूपा देवी का दाह संस्कार किया। बाबा सहित सभी उपस्थित क्रांतिकारियों ने चिता की भस्म से तिलक किया तथा मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम एवं योगदान को बारंबार याद किया। मातृभूमि की रक्षार्थ साहस, दृढ़ता एवं सूझबूझ के साथ अंग्रेजों का सामना करने वाली महान देशभक्त नारी महारानी लक्ष्मीबाई अपने समर्पण के कारण संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बन गई। दूसरों के सुख के लिए स्वयं के सुखों का बलिदान करने वाली महारानी वंदनीय है। उनका बलिदान स्थल ग्वालियर हिंदुस्तानियों का तीर्थ स्थल बन गया। उनका यह बलिदान सदा सर्वदा स्मरणीय है।